खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA ने आज सुबह अनंतनाग के मुख्तलिफ मुकामात पर छापेमारी की है। इन छापों के दौरान 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक अनंतनाग के अछाबल, सिंसमा और पुशरू नौगाम इलाकों में NIA ने मकामी पुलिस के इश्तिराक से ये छापेमारी की। ज़राए के मुताबिक छापों के दौरान लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और दीगर मटीरियल जब्त किया गया। गिरफ्तार किए गए अफराद में कुछ दुकानदार और ताजिर पेशा अफराद भी शामिल हैं, जबकि एक शख्स मेडिकल लैब टेक्नीशियन है। NIA ने रिहायशी घरों की भी तलाशी ली और गिरफ्तार किए गए अफराद के अहले खाना से भी पूछताछ की। हमारे साथ मौजूद हैं अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, बेहद अहम रही ये छापेमारी, तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल, NIA ने आज सुबह सवेरे इस छापामारी को अंजाम दिया है, जिसके तहत 3 अलग मकामात पर NIA ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के ताउन से छापामारी अंजाम दी है। और इस दौरान अछाबल, कंसुमा और पुशरू, जो 3 इलाके शांगत हल्का इंतखाब से मुंसलिक है, वहां पर NIA ने कई रिहायशी घरों पर रेड डाली और घरों की जो तलाशी है वो बारीक बीनी से ली। और इस दौरान मकीनों से भी पूछताछ की गई और अछाबल के 2 भाइयों उमर भट्ट और उवैस भट्ट समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए जो दीगर अफराद है उनकी पहचान तनवीर भट्ट, जावेद मीर और जीशान मलिक के तौर पर हुई। तो जिस तरह से आपने बताया कि इनमें से 20 जो अफराद है वो या तो दुकानदार है या तिजारत पेशा अफराद है, और एक जो शख्स है वो केमिस्ट यानी कि दवा फरोश बताया जा रहा है। और गिरफ्तार किए गए जो अफराद है उससे पूछताछ अभी जारी है। और इस दौरान NIA ने कुछ मोबाइल फोन, लैपटॉप या आधार कार्ड या फिर दीगर दस्तावेज की अगर हम बात करेंगे तो इन घरों से जब्त किए हैं। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक NIA ने श्रीनगर में कायम एक दारुल उलूम पर भी छापा मारा है और वहां से भी जो अहम दस्तावेजात है और लैपटॉप है उसको भी जब्त करके गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अगर NIA की जानिब से अभी तक मल्टीपल रेड्स के हवाले से कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये छापामारी टेरर फंडिंग मामला से मुंसलिक हो सकती है, जबकि NIA हर जाविये से गिरफ्तार किए गए अफराद की जो क्रेडेंशियल्स है या फिर उनके जो रवाबित है उनको जांच रही है, उसकी तहकीकात हो रही है। और सरकार ने भी हालिया दिनों में जिस तरह से मुदस्सिर, लगातार हम देख रहे हैं कि NIA की जो कार्रवाई है ये इस तरह से जारी है, मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। कितनी अहम आज की इस कार्रवाई को माना जाए? देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि अभी तक जो है NIA या फिर पुलिस की अगर हम बात करेंगे इस हवाले से कोई भी जो प्रेस रिलीज है या फिर बयान है वो सामने नहीं आया है। लेकिन सरकार ने भी हालिया दिनों में जिस तरह से इस हवाले से अब कड़ा रुख अपनाया है जो टेरर फंडिंग मामला की अगर हम बात करेंगे, उससे ये बात आया होती है कि जो टेरर फंडिंग मामला की तहकीकात है उसकी मजीद सूरत लाई जाएगी। और इसी कड़ी के तहत जो आज की छापामारी है उसको अंजाम दिया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो हालिया बरसों में जिस तरह के जम्मू कश्मीर में हालात बने हुए थे तो जो अमन कानून की सूरत हाल बिगड़ी हुई थी उसको वापस पटरी पर लाया गया है। तो उनमें कौन से अफराद मुलविस थे, क्या जिस तरह से ये ज़राए के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो जी मुदस्सिर, तो लगातार अहम खबर पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के मगरकूट इलाके में मिट्टी के तोदे गिरने से शाहराह के मुतासिर होने से कल बहाल का काम मुकम्मल होने के बाद शाहराह पर सिर्फ दरमांदा मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों को आज चलने की इजाज़त दी गई। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक शाहराह पर आज दिन के लिए जम्मू या श्रीनगर से भी ताज़ा ट्रैफिक को चलने की इजाज़त नहीं होगी। शाहराह पर कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलें पेश आ रही हैं। रामबन से मौजूद हैं हमारे साथी बिलाल बाली। बिलाल, आपसे जानना चाहेंगे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन में क्या कुछ अभी सूरत हाल ट्रैफिक के हवाले से? हिना, देखिए, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ये गुज़श्ता दिन जो बहाली का काम है मुकम्मल किया गया, जिसके बाद जो भी दरमांदा गाड़ियां थी सबसे पहले इमरजेंसी गाड़ी को तरजीहाती बुनियादों पे निकाला गया। उसके बाद जो मुसाफिर बरदार गाड़ियां रामबन और बानीहाल के दरमियान में रुकी हुई थी और मुख्तलिफ नाकों पर उनको रोका गया था तो उनको निकाला गया। और वहीं माल बरदार गाड़ियां काफी थी जिन्हें वादी की तरफ जाना था सामान लेके, तो उन्हें भी रात देर तक उनको क्लियर किया गया।
تو تاہم صبح کی بات یہ ہے کہ صبح کے وقت بھی پھر کچھ پتھر، کیونکہ یہ ایک اسٹریچ جو ہے ڈیفیکلٹ بن چکا ہے، کیونکہ یہاں کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کنٹینیو ہو رہی ہے، بلاسٹنگ اندر سے ہوتی ہے، ٹنل کا کام جہاں پہ جاری تھا، تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ یہاں کی جو مٹی وغیرہ وہ ہل چکی ہے، تو کبھی بھی اچانک سے پتھر آ جاتے ہیں، تو اس لیے وہاں ٹریفک پولیس اور پولیس تو مستعد سے کھڑی ہے۔ آج صبح کے وقت بھی بڑے بڑے پتھر دو چار آ گئے تھے، جس کی وجہ سے کافی دیر تک جو ہے ٹریفک متاثر رہا۔ تاہم اگر ہم ابھی کی بات کریں گے، تازہ صورتحال یہ ہے کہ ٹریفک کو 1 بائی 1 کر کے نکالا جا رہا ہے، اور اس میں درماندہ گاڑیاں ہیں جو وادی سے، جو زیگ کے علاوہ وادی کشمیر کے ڈفرینٹ جوہر ٹنل کے پاس میں اور دیگر مختلف مقامات پر جو گاڑیاں درماندہ تھی، پھنسی ہوئی تھی پچھلے کئی دنوں سے، تو ان کو ترجیحاتی بنیادوں پر اس وقت جموں کی طرف نکالا جا رہا ہے۔ تاہم ابھی بھی ہائی وے پہ وہاں اس مگرکوٹ کے مقام پر خطرہ ہے، کیونکہ اچانک کبھی بھی پتھر آ سکتے ہیں اوپر سے، جس کی وجہ سے حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ تو عوام سے بھی اپیل یہی کی جاتی ہے کہ فی الحال آج دن کے لیے وہ اپنا سفر کو جموں کشمیر قومی شاہراہ پر ملتوی رکھے، جو ٹریفک ایڈوائزری ہے۔ تاہم اگر کوئی ایمرجنسی صورتحال ہے جس سے اگر نکلنا پڑتا تو نہایت ہی احتیاط سے اس قومی شاہراہ پر سفر کریں۔ جی بلال، تو بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اس بے حد اہم جانکاری کے لیے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ذہنی تناؤ کے شکار ہوئے نوجوان کو اس سے باہر نکالنے، نوجوانوں کو منشیات اور دوسرے جرائم سے دور رکھنے اور فوج کے ساتھ بہتر تال میل قائم کرنے کی غرض سے گگرپورہ نارابل میں قائم فوج کی 2RR نے شمالی کشمیر کے ارمپورہ پٹن میں والی بال ٹورنامنٹ کا آغاز کیا۔ ٹورنامنٹ میں ضلع بڈگام اور بارہمولہ سے 20 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اس والی بال ٹورنامنٹ کا آغاز فوج کے اعلیٰ افسران اور سول شخصیات کے ہاتھوں ہوا۔ واضح رہے کہ اس ٹورنامنٹ کے مقابلے مختلف مقامات پر منعقد کیے جائیں گے۔ ابتدائی میچ کے موقع پر فوج کے افسران، سول شخصیات کے علاوہ شائقین کی بڑی تعداد بھی موجود رہی۔ مقامی نوجوانوں نے فوج کی جانب سے مختلف کھیل مقابلوں کے ٹورنامنٹ منعقد کرنے پر فوج کا بے حد شکریہ بھی ادا کیا۔ I would like to thank our soldiers, especially 2RR belonging to the Gagarpura, that they conduct here the volleyball tournament where different players from the different background came to play in order to express themselves how they play. کہ جوان جو ہے وہ ڈرگس کی طرف سے مطلب ڈرگس کی طرف زیادہ جاتے ہیں، لیکن جو یہاں پہ 2RR نے یہاں پہ مطلب یہ ٹورنامنٹ لایا، اس کی وجہ سے ہمیں مطلب کافی مطلب نالج ملی ہے، اور ہم اور یہاں پہ دوسرے گاؤں کے لوگ بھی آتے ہیں، ان سے بھی ہمیں کچھ سیکھ ملی ہے، ان کو بھی ہم سے کچھ سیکھ ملی ہے۔ تو عالمی یوم آبادی گزشتہ کئی برسوں سے اس کی اہمیت اور افادیت کے لحاظ سے آج ہی کے دن منایا جاتا ہے۔ آبادی کا عالمی دن ہر سال 11 جولائی کو منایا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 11 جولائی 1987 کو جب دنیا کی آبادی 5 ارب تک جا پہنچی تو ورلڈ بینک میں کام کرنے والے سینئر ڈیموگرافر ڈاکٹر KC زکریا نے تجویز پیش کی کہ آبادی کا عالمی دن منایا جائے۔ عالمی یوم آبادی کے دن بڑھتی آبادی کے مسئلے پر سیمینار، سمپوزیم، تقاریر اور مختلف نمائشوں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ یوپی حکومت آج پاپولیشن کنٹرول پالیسی کو لانچ کرنے والی ہے۔ عالمی یوم آبادی کے موقع پر وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر اسے لانچ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ یوپی کی اسٹیٹ لا کمیشن نے نئے پاپولیشن کنٹرول بل 2021 کا ڈرافٹ تیار کر لیا ہے۔ اس ڈرافٹ کے تحت 2 سے زیادہ بچوں کے والد کو کسی بھی سرکاری سبسڈی یا کسی بھی فلاحی اور رفاہی اسکیم کا فائدہ نہیں مل پائے گا۔ اس کے علاوہ ایسا شخص کسی سرکاری نوکری کے لیے درخواست تک نہیں دے سکتا۔ ساتھ ہی نئے مسودے میں یہ بھی کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو بلدیاتی انتخابات میں بھی لڑنے پر پابندی رہے گی۔ لکھنؤ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھی طارق قمر۔ طارق، آپ سے جاننا چاہیں گے، تمام تر مخالفتوں کے باوجود آج یوپی حکومت جو ہے اس بل کو متعارف کروائے گی، کیا کچھ اس کی جو تفصیلات ہیں اس وقت آپ کے پاس؟ دیکھیے، بہت اہم مسئلہ ہے یہ نا، اور اس پر ظاہر ہے کہ سیاسی چمگوئیاں بھی شروع ہو گئی ہیں، اور لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ حکومت ایک سوچی سمجھی پالیسی کے تحت اس پر بحث کرنا چاہتی ہے، اس کو انٹروڈیوس کرانا چاہتی ہے۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں اور بتاتے رہی ہیں ہمارے ناظرین کو کہ تمام جو منظرنامہ ہے، سیاسی منظرنامہ، وہ اس کی پیش رفت سے بھی امکانات اس میں دیکھے جا رہے ہیں، اور بنیادی بات یہی ہے کہ جو آوازیں اٹھی ہیں تو بالخصوص اقلیتی طبقے کی جانب سے وہ اس کے
मनसी आवाजें हैं। जाहिर है कि देखिए लोग कहीं ना कहीं मशकूक नजर आते हैं और ये कहते हैं कि ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है, किसी खास रियासत का मसला नहीं है, किसी एक कम्युनिटी का मसला नहीं है। हालांकि हुकूमत ने बार बार यही कहा है अभी तक जो कुछ भी बयानात आ रहे हैं कि ये लोगों के वेलफेयर के लिए है और तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए। तारिक आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहेंगे, बाकी आपका जो तज्जिया है उसको भी हम जारी रखेंगे। बात ये नहीं है कि ये जो लॉन्च किया जा रहा है उसमें क्या कुछ कमियां हैं या क्या कुछ फायदे हैं, इसकी जो टाइमिंग है असल सवाल उस पर उठाया जा रहा है, अभी क्यों? हाँ, बुनियादी बात देखिए यही है, आपने बहुत अच्छा इशारा दिया है ये कि देखिए ये जो इस वक्त ही क्यों आखिर, देखिए ये जो इसी सवाल को लेकर लोगों में तशवीश है और लोग इस पस मंजर में कहीं ना कहीं इलेक्शन की कारफरमाइयां देख रहे हैं। आपने देखा कि जो कुछ भी इंतखाबाती मंजरनामा भी सामने आया है पंचायत इंतखाबात का, उसको लेकर बहुत कुछ तनकीदें हुकूमत पर हुई हैं। जिस अंदाज से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है उसको लेकर बहुत तनकीद हुई है और फिर अचानक ये ऐलान किया जाना तो समझा जा सकता है कि मौजूदा बरसर इख्तियार हुकूमत आइंदा इलेक्शन के लिए संजीदा है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि कहीं ना कहीं उसका इक़्तिदार कहीं खिसकता महसूस हो। लेकिन देखिए बुनियादी बात यही है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से भी आवाजें उठ रही हैं और खास तौर से तमाम तबकों की जानिब से आवाजें उठ रही हैं और ये सवाल अपने आप में बहुत अहम है कि अभी क्यों और इसको लोग समझ रहे हैं। तो देखिए समझने की जरूरत यही है कि आखिर ये इस वक्त उठाने जाने का सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे इलेक्शन नजर आ रहा है और इसको लोगों ने अगर समझ लिया तो लगता है हुकूमत कहीं ना कहीं इस पर एक बार जी। तारिक कमर तो लगातार आज इस बेहद अहम खबर पर नजर बनी हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के इंतखाबात में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। इंतखाबात में बीजेपी ने 609 सीटों पर अपना कब्जा जमाया, जबकि समाजवादी पार्टी 100 का हिस्सा भी पार नहीं कर पाई। ब्लॉक प्रमुख के इंतखाबात में बीजेपी की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके कारकुनों को मुबारकबाद दी। पीएम ने लिखा कि ब्लॉक प्रमुख के इंतखाबात में भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। यूपी में अगले साल असेंबली इंतखाबात होने हैं और इसकी तैयारियां भी दिखाई दे रही हैं। तरक्याती कामों और ऐलानात का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 14-15 जुलाई को अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी के दौरे पर हैं। पीएम अपने इस दौरे के दौरान 1100 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट्स की सौगात यहां पर देंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म यूपी को 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात भी देंगे। खबर राजस्थान से। कोरोना पर राजस्थान हुकूमत ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब राजस्थान आने पर RT-PCR नेगेटिव जरूरी नहीं है। नई गाइडलाइन के मुताबिक रात 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक मजहबी मुकामात को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन शादी की तकरीब को लेकर अभी कुछ पाबंदियां बरकरार रहेंगी। शादी की तकरीब में बैंड बाजे पर अभी भी पाबंदी बरकरार है। शादी ब्याह के मौके पर सड़कों पर भीड़ भी जमा नहीं होगी। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू अब भी जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे साथी अरबाज अहमद। अरबाज, आपसे जानना चाहेंगे, नई गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई हैं और राहत दी गई है, लेकिन कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनका बहरहाल ख्याल रखना अभी भी जरूरी है। तफसीलात। जी बिल्कुल है ना। देखिए कि राजस्थान में जो ज़िंदगी पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, राजस्थान की जो हुकूमत है उसने गाइडलाइन को बहुत बारीकी से सोच समझ करके बनाया है। जो RT-PCR रिपोर्ट तो उन्होंने लाना जो लाजमी था वो एक तरह से उन्होंने मना कर दिया उसके लिए, लेकिन जो फर्स्ट डोज है वैक्सीनेशन का वो ज़रूरी है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। उन्होंने तमाम जो भी छूट दी है राजस्थान में अगर देखा जाए तो वो दुकानों पर हो या फिर सिनेमा घर में हो या फिर जो रेस्टोरेंट है उनमें छूट हो, इन तमाम जगहों पर उनका स्टाफ अगर 60% से ज़्यादा वैक्सीनेटेड है तो उनको छूट मिलेगी। और जो आम दुकान है जिसे 8 बजे तक की छूट है वो 10 बजे तक तब खोली जा सकती है जब उनका स्टाफ पूरा वैक्सीनेटेड है। इसी तरीके से जो रेस्टोरेंट है उनके वक्त में भी इजाफा किया गया है। उनके होम डिलीवरीज के अलावा
जो बिठा करके लोगों को खाना खिलाने की इजाज़त दी गई है। इसके साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है, रोडवेज है, बसेज हैं, वो तमाम चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश की गई है। ख़ासतौर पर जो हम बात करें मसाजिद की, मंदिरों की, यहाँ पर जो एंट्री है उन्होंने सुबह 6 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक इजाज़त दी है कि आप जो भी अपने तमाम रिचुअल्स हैं, जो अलग अलग चाहे नमाज पढ़ना हो, चाहे मंदिर में पूजा करनी हो, आप उसकी इजाज़त यहाँ पर दी गई है। शादी में महज 25 लोगों की इजाज़त इन्होंने अभी रखी है। बारात जो है वो नहीं निकाली जा सकती है, लेकिन डीजे बजाना है या और कोई अपनी जो रसूमात हैं वो पूरी करनी है, वो मैरिज हॉल के अंदर आप कर सकते हैं। इसके लिए उनको एसडीएम की इजाज़त लेना जरूरी होगा। राजस्थान में जितने भी टूरिज्म स्पॉट हैं उनको खोलने के लिए जो संडे का इनका वीकेंड कर्फ्यू था वो इन्होंने ब्लॉकेज हटा दिया है। अब संडे को कर्फ्यू नहीं रहेगा, लोग संडे को जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट है वहां भी जा सकते हैं और तमाम जो उनकी आउटिंग है वो परेशानी हो रही थी। एक तरह से देखा जाए लॉकडाउन के पहले से संडे बिल्कुल बंद था, ब्लॉक किया हुआ था, बहुत ज्यादा जो है इसमें पाबंदियां लगाई हुई थी, वो भी एक तरह से छूट दी गई। जो राजस्थान को कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से वापस पटरी पर लाया जाए, चाहे यहाँ पर पर्यटन हो, टूरिज्म हो, आम जो रोजगार हो, बाजार हो, इन तमाम जी अरबाज, चीजों तो को बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। मुल्क भर में कोरोना से अमवात में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 895 अफराद हलाक हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 41,506 नए मामले सामने आए, जबकि 41,526 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। मुल्क भर में ज्यादातर मुकामात पर कोरोना की जो पाबंदियां आई थीं उनको अब धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान लोगों की तरफ से भी जबरदस्त लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसे में लगातार आवाम से यही अपील की जा रही है कि कोरोना की गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा जाए ताकि इस वबा से मुकम्मल तौर पर निजात मिल सके। कोरोना वायरस के खतरे के दरमियान केरल में जीका वायरस का खतरा भी बढ़ने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो यहाँ गुज़िश्ता 24 घंटों में जीका के 15 नए मरीज मिले हैं। हालात को देखते हुए मरकज ने वायरस की रोकथाम के लिए अपनी टीम केरल रवाना कर दी है। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार, शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार अब हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन फिल्म अदाकार, बेहतरीन इंसान के तौर पर उनकी यादें हमेशा हमारे जहन दिल में ताज़ा रहेंगी, महफूज रहेंगी। फिल्मों के ज़रिए दिलीप साहब का एक रिश्ता अपने चाहने वालों के साथ था ही, लेकिन उन शहरों में भी दिलीप साहब की यादों की निशानियां आज मौजूद हैं, जहां जहां दिलीप कुमार अपने दोस्तों या फिर अपने चाहने वालों के दरमियान पहुंचे। और ऐसी ही कुछ यादों को अपने दामन में समेटे हुए है शहर मेरठ। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। दिलीप साहब का मेरठ से खास ताल्लुक उनके दोस्त कुंवर महेंद्र सिंह बेदी और जनरल शाहनवाज की वजह से रहा। यूपी हुकूमत में साबिक वजीर रहे डॉक्टर मेराजुद्दीन बताते हैं कि उनके वालिद पद्मश्री हकीम सैफुद्दीन की दिलीप साहब से खास मुलाकातें रही हैं। 1977 में दिलीप साहब अपने दोस्त जनरल शाहनवाज खान के इलेक्शन कैंपेन के लिए जब मेरठ आए थे तो उस मुलाकात की शानदार यादें तस्वीरों में कुछ यूं कैद है। सबसे बड़ी बात मेरठ से ताल्लुक़ ये था कि कुंवर साहब आते थे, अक्सर मुशायरों को कंडक्ट करते थे, निज़ामत वही किया करते थे। तो वो दिलीप साहब उनके पास आया करते थे, कभी दिल्ली आते तो उन्हीं के पास महफिल जमती थी। तो उसमें वो कभी कभी पापा को बुला लिया करते थे। जब कुछ शोरा कोई इकट्ठा होते थे, 8-10 नशिस्त घर पे, बहुत खूबसूरत महफिल होती थी वो, तो उसमें पापा भी चले जाते थे। तो दिलीप साहब से वो लिंक हुआ। तो बहरहाल तो मेरठ से वो लगाव रखते थे और फिर जनरल साहब की वजह से भी रखते थे, कुंवर साहब की तरफ वजह से भी रखते थे। तो ये एक उनसे ताल्लुक़ मेरठ से रहा।
मेरठ 77 में वो इलेक्शंस में आए भी और 2-3 जगह तकरीरें की उन्होंने और उसमें पढ़ा उन्होंने पहला शेर यही कि जिगर साहब का कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। दिलीप, कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना का मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।